वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ इलेक्शन रूम और इलेक्शन की गहमा गहमी मुल्क में जारी है। और आज की इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं कराची की सियासत के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से। सारी सियासी जमातें कराची के हवाले से दावे और वादे तो बड़े बड़े लेकर आ रही हैं, लेकिन असल में कराची के मसाइल का हल किस सियासी जमात के पास है, आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसमिशन में पहले दो हिस्सों में हमने बात की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, और अब हम बात करेंगे जमात इस्लामी के में ज्वाइन करेंगे कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनसे हम बात करेंगे। और इंटरनली भी हम बातचीत करेंगे कि कराची के मसाइल के जब हम हल की बात करते हैं। अच्छा, जो एक लड़ाई रही है कराची में खींचातानी हमने जो पिछले काफ़ी अरसे से देखी डॉक्टर मारिया, वो थी इक़्तिदार और इख्तियार। इक़्तिदार तो मिल गया लेकिन इख्तियार नहीं था। ज़्यादा जो कराची के मसाइल हैं वो जुड़े हैं आपका जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है, और लोकल गवर्नमेंट के सेटअप के ऊपर ज़्यादा हम इख्तियारात का शोर देखते रहे। पीपल्स पार्टी के पास दो मेयर पीपल्स पार्टी का है, तो अब वो मेरे से बहस आपको लगता है खत्म हो जाएगी या अभी भी वो बहस रहेगी? कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस जो हैं वो फाइनली शायद वो बहस खत्म हो जाए, बिकॉज एक ही पार्टी है जिसकी सिंध गवर्नमेंट है और मुर्तज़ा बहाब साहब बड़ा जो है वो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। बल्कि आजकल तो उन पर शायद ये भी सवाल हो रहे थे कि इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो गया और आप बहुत से काम कर रहे हैं, डजंट दिस टैंटमाउंट टू प्री पोल रिगिंग? तो काम तो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले जो है वो MQM का तो हम जब तक वसीम अख्तर साहब मेयर थे हम ये सुन के थक गए कि जी मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। तो आई थिंक शायद फाइनली ये बहस जो है, नाउ पीपल्स पार्टी विल नॉट हैव एन एक्सक्यूज किस वजह से काम नहीं कर पा रहे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। बात हो रही है कराची के मसाइल के हवाले से, कराची की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है, पोलिटिकल पार्टीज़ के जो नारे हैं, वादे हैं। आपकी सर ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट में तो आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, although आप गवर्नमेंट नहीं बना सके उसके बावजूद भी। अब जो इंतखाबात हो रहे हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, उसमें ये बताएं कि कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की कितनी सीटें आप रियलिस्टिक टारगेट आपका कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची से? अच्छा देखें, ये नंबर वाला तो हिसाब जो है ना हम कभी रखते ही नहीं है। मुझसे बल्दियाती इंतखाब से पहले भी लोग ये सवाल करते थे आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो मैं एक बात कहता था कि हम कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएंगे, और अभी भी मैं इस पर कायम हूँ। और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने हमें सबसे बड़ी जमात बनाया, सबसे ज़्यादा सीटें दी, सबसे ज़्यादा वोट दिए। वो मल्टीपल मसले थे कि हल्काबंदियों में हमारे एक सीट इनके 3 सीटों के बराबर थी, फिर नतीजे तब्दील किए, फिर जो कुछ हुआ मेयर के इंतखाब में वो तो सब अपनी जगह। लेकिन इस वक्त राइट नाउ सबसे आखिरी इलेक्शन जो हुआ है उसमें जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है, और इंशाअल्लाह हम इसको मेंटेन करेंगे। और आप हैरान रह जाएंगे कि जो भी लोग तज्जिए कर रहे हैं वो सब देखते रह जाएंगे, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। मैं एक बात तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जाहिर है इस वक्त कराची में चॉइस भी नहीं है कोई लोगों के पास। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, उसका 15 साल लगातार उसका जो है वो पूरा कंडक्ट है, और फिर उसकी हमेशा पार्टनर रही है MQM। सिर्फ इंतखाब से पहले ज़रा फ्रेंडली फायर होते हैं इनके, उसके बाद ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल आखिरी तो PDM की हुकूमत में शामिल थी ना MQM, तो अब किससे मुतालबा करते हैं और किस बिरते पर लोगों के पास जाएंगे? तो MQM तो तकरीबन फारिग हो चुकी है, और कितनी भी हवा भरने की कोई कोशिश करे फटे हुए गुब्बारे में तो फेफड़े ख़राब कर लेगा, हवा नहीं भरेगी। और मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त तो मुकाबला है ही पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का, और कराची के लोगों से मेरी अपील भी यही है कि एक तरफ हो जाएं, उधर चले जाएं और जो कुछ हो रहा है होने दें, या फिर उनके पास चॉइस है जमात इस्लामी की, जो इंशाअल्लाह आइंदा सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी जमात इस्लामी की मर्जी के बगैर ना बनेगी ना चलेगी। लेकिन आपके पास मसाइल की अगर हम बात करें, हल क्या आपके पास, सोल्यूशन क्या आपके पास? आपने कौन से मसले आइडेंटिफाई किए कि अगर आपके पास इख्तियार आता है या इक़्तिदार आता है, आपने ये टॉप 3 मसाइल आपने हल करने कराची के? देखिए, मैंने आज ही मंशूर कराची, यानी और जमातों ने तो अपने पूरे पाकिस्तान का ही मंशूर नहीं पेश किया, जमात इस्लामी ने तो बहुत पहले पेश कर दिया था। आज हमने अपने तमाम कैंडिडेट्स के साथ मंशूर कराची पेश किया है, और ये 11 निकाती मंशूर है जिसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी, ज़ाहिर वैसे तो कराची के मसले इतने ज़्यादा हैं कि हर चीज़ ही सबसे बड़ा मसला है, लेकिन यूथ है और एजुकेशन है। और एजुकेशन में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि गरीब का बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता, उसके लिए बराबर के मौके ही नहीं है, और सरकारी स्कूल और तालीम तबाह हो चुकी है, तो हम टॉप प्रायोरिटी रखेंगे। और हमने इस बात को तय किया है कि अल्लाह ने चाहा हमारी ये पोजीशन हो गई इस शहर में, इतना बड़ा मैंडेट शहर कराची के पास है कि वो अगर हमें मिलता है तो हम तय करेंगे कि यहाँ फ्री IT एजुकेशन होगी। सेकंड बात ये है कि हम इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, लाइट रेल सिस्टम, ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड हो बसों के साथ, हज़ारों बसों से। फिर K4 मंसूबा जिसपे सब
लेतोलाल से काम ले रहे हैं, अभी तक 20-25% ये हुआ है, वो भी 260 मिलियन गैलन, ये 650 मिलियन गैलन है। 19 साल में इन जमातों ने एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया। फिर हम रिसाइकलिंग करेंगे, पानी की जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो इस वक्त भी चंद इंडस्ट्रीज में हो रहा है, इसको पूरा हुकूमत ही कवर देंगे, और इसी तरह से हम समंदर के पानी को भी मीठा करेंगे। पानी का मसला इस तरह रिजॉल्व होगा। ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि खवातीन की एम्पावरमेंट का काम है, एनवायरमेंट को बेहतर करने का काम है, और टॉप ऑफ दैट जब तक मर्दमशुमारी ठीक नहीं होगी, हमने सिर्फ इसलिए इस वक्त इसको कबूल कर लिया कि इंतखाबात डिले हो जाते हैं, हम चैलेंज भी करेंगे और रीडू करवाएंगे, और 1.5 करोड़ की गिनती जो तीनों जमातों ने पीपी, एमक्यूएम और नून लीग खाई है वापस लेंगे। मुजम्मिल सर वर्दी साहब सवाल करेंगे आपसे। हाफिज साहब, जी मुजम्मिल साहब। जी हाफिज साहब, जमात इस्लामी ने कराची में सिर्फ तब ही परफॉर्म किया है जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया है। आप अपना मेयर भी तभी लाए हैं जब एमक्यूएम बाइकाट करती है, आप कुछ सीटें भी तभी जीतते हैं जब एमक्यूएम बाइकाट करती है। जब एमक्यूएम लड़ती है इलेक्शन या वो खेल में होती है, फिर जमात इस्लामी बड़ी प्लेयर नहीं बन के आती कराची की। अब आप बल्दियाती इंतखाबात में भी एमक्यूएम का बाइकाट था तो आप बड़ी पार्टी बनकर सामने आए। उससे पहले भी ये तारीख अपनी जगह नेमतुल्ला साहब वगैरह के दौर में भी मौजूद है। अब जब एमक्यूएम मैदान में है तो फिर आपका चांस, माजी तो यही बताता है कि जब एमक्यूएम मैदान में हो तो फिर जमात इस्लामी का चांस कम हो जाता है, सिर्फ उसके बाइकाट की रोशनी में आपका चांस है। हाँ, ये एमक्यूएम का तज्जिया हो सकता है, लेकिन एमक्यूएम ने 2001 में जो बाइकआउट किया था, ये तो बात सही है कि उस वक्त एमक्यूएम को जो है वो वोटों का वो हासिल था बड़ी हद तक, और फिर उनकी ताकत भी इतनी थी कि वो बाज़-औक़ात मैनेज भी कर लेते थे, और वोटर और सपोर्टर भी उनके साथ थे, बाकी वो पूरा खुद कर लेते थे। जो अभी जो उन्होंने रिसेंट पास में जो बाइकआउट किया है वो इस वजह से नहीं किया, वो उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया है। अब हालात बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, अब जमात इस्लामी एक ग्राउंड रियलिटी है। जो लोग नहीं मानेंगे वो फिर रिजल्ट देख लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह बल्दियात में देख लिया। पहले तो जमात इस्लामी चौथे 5वें नंबर पे होती थी ना, फिर वो बाइकआउट के नतीजे में अचानक से पहले नंबर पे कैसे हो गई। इसलिए मैं समझता हूं, और उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे उसमें तो एमक्यूएम पूरी कौमी असम्बली की सीट पे 11,000 वोट लेने के काबिल भी नहीं रही थी, सबके सामने 1 साल पहले हुआ था। इसलिए एमक्यूएम तो फारिग हो चुकी है, और वो तो अगर लड़ती लोकल बॉडीज तो हम तो बहुत चाहते थे, मैं आखिर तक ये चाहता था कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो भाग गए इसलिए कि उन्हें पता था कि वो कोई एक सीट भी उनको नहीं पता था कि वो जीत सकेंगे। और अभी भी आपको पता चल जाएगा कि उनको कितने, अभी हमें देखे, हमें तो सब मालूम है, हम तो राय आम्मा के सर्वेज भी करवा रहे हैं। आप हैरान होंगे, अभी सामने भी आ जाएंगे, और मुझे पता है कि वो 1% और 2% से ज्यादा नहीं है इस शहर कराची में। कोई जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, कर नहीं पाएगा। अच्छा, इसलिए एमक्यूएम है फारिग, अब तो पीपल्स पार्टी है और जमात इस्लामी है। जी नहीं भाई, अभी आपने वेमेन एम्पावरमेंट की बात की, आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, आपने K4 की बात की। कराची का एक जो बहुत बड़ा मसला है वो वहाँ पे क्राइम रेट है, वो वहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम है। अभी भी हम थोड़ी देर पहले जो है वो बात कर रहे थे कि लगभग आई बिलीव समर कितनी 619 टोटल 619 बात थी, और 138 स्ट्रीट क्राइम में थी। ये किस तरह इसको कैसे एड्रेस करेंगे? बिकॉज इस माजरत के साथ इस चीज़ में मेरा ख्याल है जो कराची की कराची में जो ये एलिमेंट आया है, या जो ये एक दहशतगर्दी का एलिमेंट जो आया है, एक तो चलें ठीक है वो वॉर ऑन टेरर को तो चलें अपनी जगह छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है, तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके जो मिलिटेंट विंग्स हैं उन्होंने सब ने अपना हिस्सा डाला है। कराची को ये किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, ये इशू किस तरह इसका जो है वो आप टैकल करेंगे? 2013 में रिपोर्ट आई थी जिसमें मेनली एमक्यूएम थी, और फिर उसके बाद पख्तून जरगा था और पीपल्स पार्टी का गैंगवार था। उसके बाद जब नेशनल एक्शन प्लान बना और ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त ये 2 चीजें तय पाई थी, एक काइनेटिक एक्शन किया जाएगा, एक नॉन काइनेटिक एक्शन किया जाएगा। काइनेटिक एक्शन में आप दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, उस पर बड़ी हद तक काम किया और शहर ने सुकून का सांस लिया, और इसका क्रेडिट हमारे रेंजर्स को जाता है। लेकिन नॉन काइनेटिक एक्शन ये तय हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, हम तालीम के मौके देंगे, रोजगार के मौके देंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स करेंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट करेंगे। ये कोई काम भी नहीं हो सका, और कराची वाले तो डिप्राइव्ड हैं। अभी भी आप देखें कि टैक्स आधा जमा कराया है कराची ने और आधा पूरे पंजाब ने मिलकर जमा कराया है, जो सैलरीड क्लास टैक्स है, और 57 अरब रुपए हमने जमा कराए 158 में से।
6 महीनों के, जबकि पूरे जागीरदार तबके ने सिर्फ 2 अरब रुपए जमा कराए। कराची 54% एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कराची के साथ तो कोई उसकी ओनरशिप नहीं लेता, ना विफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत। कराची को तो अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ेगा। माजी में ये ताकत एमक्यूएम के पास चली जाती थी, एमक्यूएम बेच देती थी कराची को, अब ये ताकत जमात इस्लामी के पास आएगी। इंशाल्लाह एक एक चीज पूरी करवाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, उसकी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पुलिस में 70 to 80% कराची के मकामी लोग होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट। मैं सिंधी महाजिर की बात ही नहीं कर रहा, कराची का जो परमानेंट रेजिडेंट है अफसरान में भी जी और पुलिस वालों में भी, ये होगा तो क्राइम रेट कम होगा। मुनशियात के अड्डे पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं चल सकते। तो स्ट्रीट क्रिमिनल भी वहीं से पैदा होते हैं जब आप तालीम नहीं देते, रोजगार नहीं देते। क्या आप बगैर किसी इल्हाक के या कोई इत्तेहाद बनाए बगैर आप समझते हैं कि जमात इस्लामी इस पोजीशन में होगी कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, आपने सर्वेस भी करवाए हैं और आपको भारी वहां पर मैंडेट मिलने की तवक्को है, तो वो क्या सूबाई सतह पर आपको तवक्को है या कौमी असेंबली की सतह पर है? और आपका गेम प्लान क्या है? मतलब आप किसी से इल्हाक के बगैर आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप शहर कायद के मसाइल हल कर पाएँ, या फिर ये कि इल्हाक आपको करना पड़ेगा क्योंकि इल्हाक जब इवेंचुअली हो जाता है तो फिर कहीं आपकी एमक्यूएम वाली मिसाल ना बन जाए? उन्होंने भी हर किसी के साथ इल्हाक किया और इसी वादे के तहत किया कि हम कराची के मसाइल हल करेंगे, लेकिन जब आगे बात बढ़ती है, कुछ टाइम गुजरता है, तो वो कहते हैं नहीं, हमारे साथ तो किए हुए वादे ही पूरे नहीं हो रहे, हम तो इनके साथ ख़त्म कर रहे हैं अपना तमाम मामला। तो कहीं इस तरह की कोई मिसाल आपकी ना बन जाए कि अगर आपको किसी के साथ इल्हाक करना पड़े? अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि जमात इस्लामी में और एमक्यूएम में ज़ाहिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमात इस्लामी के किसी एक आदमी को, मुझे या मेरी पार्टी किसी आदमी को एक पाई भी नहीं चाहिए, और इन लोगों का कंडक्ट पता है। और ये तो क्या, इनके कायद ने भी कह दिया कि 2 पट्टी की चप्पल में आए हुए थे, अरबपति खरबपति बन गए। तो अब आप इससे खुद इनका अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने तो कौम को तो कुछ भी नहीं दिया ना। और इनकी गाड़ियाँ देखें, इनके बंगले देखें, इनकी लंदन में मलेशिया के होटल देखें, इनकी अमेरिका में जो है वो जायदादें देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने वाकई अगर कराची के लिए कुछ लेते तो बहुत कुछ ले सकते थे। अब ये मैंडेट जमात के पास आएगा तो आप अब्दुल सत्तार अफगानी, प्रोफेसर गफूर, मुनव्वर हसन, नेमतुल्लाह खान, इन्होंने क्या बना लिया? जो किया इस शहर के लिए किया। ये तो सब जानते हैं कि जमात इस्लामी को कुछ नहीं चाहिए, ना पार्टी को ना लोगों को। जमात इस्लामी तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहती है कि ये तालीमी इदारे वीरान नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रही हैं कि इल्हाक, देखिए अभी तो हम जा रहे हैं इलेक्शन में। मैंने आपसे, अगर तो ये मरदमशुमारी में पीठ पे छुरा नहीं घोंपती ना एमक्यूएम, नून लीग और पीपी, और ये 1,47,00,000 गिनती हमारी कम ना करते और फिर ये सीसीआई से पास ना करवाते, तो फिर तो कराची की सीटें जो है ना 17 सूबाई ज्यादा होती और 9 कौमी ज्यादा होती। तो कराची ही गेम चेंजर क्या बन जाता, गवर्नमेंट बना लेता और हमारा मैसेज और क्लियर और लाउड हो जाता। लेकिन जाहिर है कंप्रोमाइज है, तो हम ये समझते हैं कि कराची के पास अब भी बहुत बड़ी ताकत है। 47 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, 22 कौमी की, रिजर्व मिला के 90 और 6 सेनेटर। इतनी बड़ी इलेक्टोरल पोजीशन जिसको हासिल हो, तो वो अगर जेन्युइनली बार्गेन करेगा तो कोई भी पार्टी हो उसको हमारा हक देना पड़ेगा। हमारी वजह से हुकूमत बनेगी, हमारी वजह से हुकूमत चलेगी, वरना गिरेगी। तो ये मकाम एमक्यूएम को हासिल था, लेकिन एमक्यूएम ने अपने लिए कुछ किया, शहर के लिए कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी के केस में तो पूरी दुनिया ये कहती है कि ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑनेस्ट पार्टी, अपने लिए कुछ नहीं करते। कोई इख्तियार नहीं है तो 25,000 बच्चों को फ्री IT एजुकेशन दे रहे हैं। कोई इख्तियार नहीं है तो कोरोना में खड़े हुए हैं, फ्लड में खड़े हुए हैं, गजा के लोगों के लिए खड़े हुए हैं, कराची के लोगों के लिए खड़े हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरे क्लियर मैसेज के साथ जा रहे हैं। और मैं नहीं कहता कि किसी से इलाक नहीं होगा, इलाक होगा तो शराइत पे होगा, कराची के बच्चों के लिए होगा। मंसूर अली खान साहब। हाफिज साहब, जमात इस्लामी ट्रेडिशनली, उसके बारे में एक अजराह मजाक आपके जो हरीफ हैं वो आपके ऊपर ये कहते हैं कि अगर आपने देखना हो कि सही रास्ता क्या है तो वो रास्ता देख लीजिए जो जमात इस्लामी जिस पे चल रहा है वो गलत है, सही रास्ता जो है वो ये वाला है। अब ट्रेडिशनली अभी आपने 3 सियासी जमातों की बुराइयां कर दी हैं, आपने कहा ये भी बुरे वो भी बुरे, इन्होंने भी मर्दमशुमारी के अंदर सब कुछ किया। अब आपकी जिस किस्म की पॉलिटिक्स है उससे तो ये लग रहा है कि कल को भी आपने ऑपोजिशन में ही बैठना है, क्योंकि आप तो इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी नहीं करेंगे, नून लीग से भी नहीं करेंगे और एमक्यूएम से भी नहीं करेंगे। तो कराची का वोटर आपको वोट डालेगा क्यों, जब उसको पता है कि आपने हुकूमत में बैठना नहीं है, आपने जाके ऑपोजिशन में बैठना है। और जब आप ऑपोजिशन में बैठेंगे आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकेंगे। बल्दियाती मामले के अंदर भी यही हुआ, सीटें आपकी ज्यादा थी लेकिन आपने पीपल्स पार्टी से डील नहीं की और उसके बाद आज भी आप इसी तरह ऑपोजिशन में बैठे। तो आपको एक्चुअली अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्या?
असल में स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को तो उन लोगों को चेंज करने की जरूरत है जिन्होंने 76 साल में अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बर्बाद कर दिया इस पूरे पाकिस्तान को। उनका स्टाइल ठीक होना चाहिए ना, अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए, मफाद परस्त नहीं होना चाहिए और ट्रू नुमाइंदगी करनी चाहिए लोगों की। तो जमात इस्लामी सही रास्ते पे खड़ी होती है। अगर सही रास्ते पे दूसरे खड़े होते तो पाकिस्तान इतना बर्बाद नहीं होता जितना इन लोगों ने कर दिया है, ये शहर इतना तबाह नहीं होता जितना इन लोगों ने बना दिया। तो पहले तो वे ऑफ थिंकिंग को दुरुस्त करने की जरूरत है और वे ऑफ तज्जिया को दुरुस्त करने की जरूरत है। सवाल जाहिर है उससे पैदा होता है। दूसरी बात यह कि मैंने कब कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह, हम हुकूमत करेंगे और अगर हमारी अक्सरियत होगी तो हम करेंगे, अगर हमारी अक्सरियत नहीं होगी तो हम हुकूमत से डील करेंगे कराची के लिए, कराची के पानी के K4 के लिए, कराची के ट्रांसपोर्ट के लिए, लाइट रेल सिस्टम के लिए, कराची में फ्री IT एजुकेशन के लिए, 4,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए, कराची के PFC अवार्ड में उसका जायज हिस्सा लेने के लिए, कराची में ऑक्ट्राइज जिला टैक्स और कराची में मोटर व्हीकल टैक्स लेने के लिए, इंपोर्ट ड्यूटी पर जो 1.2% कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है, ना MQM ले सकी ना पीपल्स पार्टी ले सकी, बल्कि अनफॉर्चुनेटली PTI ने भी कराची को नजरअंदाज किया। हम लेंगे इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक माफिया से जान छुड़ाएंगे जो 20-20 साल के मुआहदे केयरटेकर गवर्नमेंट कर रही है, ये सब कैंसिल करवाएंगे क्योंकि सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा लॉसेस, सबसे बड़ी नादहिंदा, लेकिन सारी पार्टियों को पैसे देते हैं और उसके नतीजे में हम पर मुसल्लत होते हैं। तो ये हम ठीक कराएंगे। कराची में जो 158 आर्टिकल है सिंध जो सूबों की प्रायोरिटी तय करता है गैस की सप्लाई के लिए, उसको इंडोर्स करेंगे। तो हमारे बार्गेनिंग पॉइंट ये हैं, कोई भी होगा इश्तराक का सीधा एजेंडा होगा। अदरवाइज तो हम जा रहे हैं, इस वक्त ऑल आउट जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि भारी मैंडेट मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये मैंडेट आपकी इज्जत को बनाएगा, लेट डाउन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो हाफिज साहब, ये मैंडेट लेके अगर आपको पीपल्स पार्टी के साथ अगली हुकूमत में बैठना पड़े, सिंध हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बैठ सकते हैं उनके साथ भी कराची के अवाम के मसाइल के हल के लिए? देखिए, आपने जिस बल्दियाती इलेक्शन में बैठने की बात की थी ना, उस बल्दियाती इलेक्शन में वो ये कहते थे कि मैंडेट तो आपका है, सीटें तो आपकी हैं, वोट तो आपके हैं, लेकिन आप मेयर जो जमात इस्लामी का नहीं बना है डिप्टी मेयर बना लें और थोड़ी जोड़ तोड़ कर लें। ये जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स हम नहीं करते, ठीक है ना। जब हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि जब वोट भी हमारे, सीटें भी हमारी, तो फिर मेयर बनना चाहिए था, और नहीं तो फिर ठीक है हमने अपोजिशन की और इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की कि आज हम स्टैंड करते हैं पब्लिक में अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लोग जो है वो देख लीजिएगा आप कि उनको बहुत मुश्किल होगी। ये तो जिन सहारों के ऊपर खड़े हुए हैं ना, वो सहारे भी आखिर में रिजल्ट देखते हैं, पब्लिक ओपिनियन देखते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई हम इतना थोड़ी कर सकते हैं, हम 15-20% में खेलते हैं। ये थोड़ी होता है कि तुम 5,000 हो तो तुम्हें हम 25,000 कर दें कि 50,000 कर दें। तो ये MQM के साथ भी बहुत बुरी होगी और बड़े पैमाने पर पीपल्स पार्टी के साथ भी बुरी होगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि किसके साथ बैठना है, जिसके साथ भी बैठेंगे एजेंडे पर बैठेंगे, और एजेंडा जात का नहीं होगा, पार्टी का नहीं होगा। ये इस वक्त इंशाअल्लाह ताला कराची का एजेंडा होगा, पूरे सिंध के अवाम का एजेंडा होगा। और पहली मर्तबा लोगों को पता चलेगा कि चाहे अपना बदतरीन मुखालिफ हो, उसके साथ भी बातचीत करके आप इख्तिदार में आते हैं तो जात के लिए नहीं आते बल्कि अवाम के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान साहब, आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। मुंसुर रिहान साहब, आप चूँकि खुद कराची में काफ़ी रहे भी हैं, आपने कवर भी किया है कराची को, पिछले 5-6 दिन भी आपने कराची का विजिट किया, क्या आपको वहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान के किसी सूबाई दारुल हुकूमत के हवाले से अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा डिवाइडेड वोट बैंक अगर किसी शहर में है तो वो कराची के अंदर है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अभी तक जितनी आपने ली हैं, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप ऐड कर दें और बल्कि तहरीक लब्बैक को भी आप ऐड करें, तो उनका भी एक बहुत बड़ा स्टेक है इस शहर के अंदर। तो सबका ही वोट बैंक, मुस्लिम लीग नून का भी एक पर्टिकुलर वोट बैंक कुछ पॉकेट्स के अंदर जो है मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से देखी थी वो ये थी कि पिछले 15 साल से इनकी हुकूमत सिंध के अंदर रही, लेकिन इन्होंने कराची को लावारिस रखा। लेकिन एक अच्छी तब्दीली जो मैंने नोटिस की अभी पिछले 5 दिन में, वो ये थी कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है कराची के अंदर, और मुर्तजा वहाब साहब ने कुछ बड़े अच्छे काम वहां पे किए हैं। लेकिन मेरे नजर में, मुझे अगर आप मुझसे पूछें तो पानी, क्राइम और ये दो जो हैं सबसे बड़े मसाइल हैं कराची के, जिसको अभी तक कोई सियासी जमात जिस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए था वो नहीं कर सकी है। सही है, पानी का बड़ा मसला है कराची का सबसे बड़ा, और क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले को हल कर पाएंगी इंतखाबात के बाद, जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है सिंध के अंदर? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास
कराची के लिए क्या प्लान है? 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से बड़ा ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला था, लेकिन उसके बाद कराची पर वो तवज्जो ना दी जा सकी तो देनी चाहिए थी। बात करेंगे ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम जमान साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। 2018 के इंतखाबात में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मैंडेट मिला कराची से वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौमी असम्बली की कराची से तहरीक इंसाफ ने 21 में से 14 नशिस्तें हासिल की, जबकि सूबाई असम्बली की भी 44 में से 21 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। दोनों असम्बलीज की हाईएस्ट सीट्स जो है नंबर ऑफ सीट्स वो कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी। कराची से हैवी मैंडेट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अनएक्सपेक्टेड था ये तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन उसके बाद जो तहरीक इंसाफ ने कराची के साथ किया वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था कि एक दिन भी वज़ीर आज़म ने कराची के अंदर कोई दिन नहीं गुजारा। कराची के लिए 11 अरब के एक पैकेज का ऐलान तो हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद फिर जो है वो नहीं हो सका था। कराची के लिए कोई खातिर खा कोई बड़ी चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ कराची को नहीं दे सकी थी। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे? आज जो तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर मसाइल का सामना है, उसकी एक वजह तो थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी लीडरशिप कराची से मौजूद नहीं थी जो वहाँ पे पीटीआई को लेके चल सकती। आगे जो इक्का दुक्का लोग थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। एक तो वो वजह है, दूसरा जो मैंडेट मिला था पीटीआई को कराची से उस पर डिलीवर ना कर पाना, वो भी आप एक वजह समझते हैं, या फिर सिर्फ तंजीमी मसाइल थे पीटीआई के जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को कराची में मसाइल के सामने? डिलीवरी भी बहुत बड़ी वजह है। कराची को इग्नोर किया पीटीआई ने। देखें, गवर्नर पीटीआई के पास था और उसके अलावा 14 एमएनएस थे उनके। सिंध असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उनके पास था। उनका कराची में बहुत बड़ा स्टेक था। वो चाहते तो कराची में बहुत काम कर सकते थे, लेकिन प्रेसिडेंट कराची से थे। आप देखें, पीटीआई ने प्रेसिडेंट की स्लॉट भी कराची को दी। तो पॉलिटिकली तो पीटीआई ने कराची को इग्नोर नहीं किया। आप देखें, उनके फेडरल मिनिस्टर्स कराची से कितने थे, जिसमें फैसल वाडा भी थे, अली जैदी भी थे और थे। तो पॉलिटिकली तो पीटीआई ने कराची को बहुत अकोमोडेट किया, लेकिन डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस में उस तरह नहीं सामने रखा। इसलिए जिन लोगों को पॉलिटिकली ओब्लाइज किया वो आज मौजूद नहीं है और काम कुछ किया नहीं हुआ। अब बयानिए का वोट कितना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे पाकिस्तान में, जिसका जवाब 8 फरवरी को ही मिलेगा। क्योंकि कुछ दोस्तों की राय है कि 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा वोट पीटीआई का निकलेगा और वो सब कुछ बहा के ले जाएगा। और मेरे जैसे कम अकल लोगों का ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब पार्टी की ग्राउंड बेस ना हो तो फिर ऐसे वोट नहीं निकला करता। तो ये तो अब जहां पंजाब में लाहौर की सीटों पर ये सवाल है कि पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी, वही सवाल कराची की सीटों पर भी है कि पीटीआई जीतेगी या नहीं जीतेगी। ये तो अब 8 फरवरी को पता लगेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वैसे लाहौर में जो मंसूर अली खान साहब ने एनालिसिस दिया कि वहाँ तहरीक इंसाफ आगे दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून से लाहौर की सीटों पर, आप उनसे एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता उनके साथ। मुझे तो लाहौर में पीटीआई आगे नहीं नज़र आ रही है। मुझे तो सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। लेकिन अब ये तो मेरे मंसूर अली खान साहब का और मेरा इख्तलाफ 8 या 9 फरवरी को ही तय हो सकता है। सही है, चले 8 फरवरी को तय होगा। मोना, क्या समझती है आप, पीटीआई को कराची से जो मैंडेट मिला, मैंडेट के बाद कराची को इग्नोर करना वो बड़ा मसला था, या लीडरशिप उन्होंने वहाँ से ऐसी प्रोड्यूस नहीं की, पीटीआई ने कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आ सका जो पार्टी को लेके चल सकता? तो आज पीटीआई के मसाइल है कराची में, क्या समझती हैं आप, मेन वजह क्या है उसकी? समर, एक तो तंजीमी प्रॉब्लम तो है, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपको याद होगा जिस ज़माने में अली जैदी साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हर वक्त उनकी लड़ाई पड़ी रहती थी हलीम आदिल शेख के साथ। और वो काफ़ी आगे तक गई। फिर उसके बाद अब अली जैदी है नहीं, हलीम आदिल शेख भी आपको पता है पाबंद सलासल उनके इश्यूज़ रहे। और वो फिरदौस शमीम नकवी, जो उनकी अच्छी आवाज़ें भी थीं कराची से और उनके स्टॉलवर्ड थे उनकी पार्टी के, मैं समझती हूँ उनको भी साइड लाइन करना। आपको याद होगा
फिरदौस शमीम नकवी ने एक दफ़ा आवाज़ उठाई थी शहर में गैस की किल्लत को लेके, और उन्होंने कहा था मैं इस्लामाबाद में अगर मेरी हुकूमत है मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा, क्योंकि मेरे नजरियात ये कहते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस इन पॉजिटिव स्पिरिट उनको अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया था और फिर उनको पार्टी की तरफ से साइडलाइन किया गया। हुआ क्या कि वही लोग जिनको ये लोग इग्नोर करते थे, जिनको समझते थे कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वही लोग उस पार्टी के साथ अब खड़े हुए हैं, एंड तक खड़े हुए हैं। ख्वाह वो फिरदौस शमीम नकवी जैसे लोग हों या उमर चीमा साहब भी एक टाइम पर, मतलब ऑल्दो उनका कराची से ताल्लुक नहीं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में वो बड़े इग्नोर्ड रहे और जाती तौर पे उन्होंने बताया है मुझे, मतलब मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, यकीन करें वो बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू भर आए जब मैंने उनसे पूछा आप नज़र नहीं आ रहे हैं आजकल, तो आई सॉ टीयर्स इन हिज आईज। और फिर उसके बाद जब उनको अदम एतमाद हुआ, झटके लगे, तो फिर उनको जी गवर्नर बना दिया। हाँ, तो ये एक बड़ी अलमिया है पीटीआई का। ये अलमिया है, ये सारी सियासी जमात होगा कि मुश्किल वक्त के रहनुमा और होते हैं, अच्छे वक्तों के पार्टी के जो है ना वो आंख के तारे कोई और होते हैं। जी ये तो सबके साथ है, लेकिन आप करिए कि तंजीमी मसाइल भी थे, इग्नोर भी किया। लेकिन अच्छा एक उनके आर्ग्यूमेंट में थोड़ा बहुत दम मैं समझती हूँ, क्योंकि वो कहते थे जब भी हम पूछते थे ज़ाहिर शोज वगैरह में कि भाई आप 14 MNAs इलेक्ट हुए हैं वहाँ से, आप क्या कर रहे हैं, तो वो ये कहते थे नहीं 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम तर इख्तियार जो है वो पीपल्स पार्टी का है, फिर वो आगे डिवॉल्व नहीं करते हैं बल्दियाती हुकूमतों को। अगर आपको याद हो 2019 में जब पीटीआई ने वो ग्रैंड पैकेज अनाउंस किया था 162 अरब का, अगर आपको याद हो, उसमें नॉर्दर्न बाईपास भी था, उसमें बसेस भी देनी थी, उसमें RO भी थे, और उन्होंने कहा था गवर्नर के अंडर हम कोई बॉडी बनाएंगे, अगर आपको याद हो, और वो लेजॉन करेगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो आई थिंक हम डायरेक्ट पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हमें एतबार नहीं है कि वो पैसा डिवाइस नहीं कर सके कि किस तरह जो है वो चीजें लेके चलनी है। आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पता है एक्चुअली 18वीं तरमीम जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एक बात पे आपको बाइंड कर देती है तो फिर उसमें थोड़ा सा डिविएट करना उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है। बट उसमें मैं यही बात कर रही हूँ कि देन यू नीड टू हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यस आप उनको ठीक है ओवरसाइट एक रखें, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोई मारिया आई रिकॉल समर आपको भी याद होगा कि कोविड के टाइम पे जब बहुत सख्त इख्तिलाफ सामने आया था, मुराद अली शाह कहीं जा रहे होते थे, इमरान खान साहब उनको लथाड़ रहे होते थे फॉर आई डोंट नो व्हाट, लेकिन फिर ये कहा जाता था जी प्राइवेटली, ये सिर्फ ऑन स्क्रीन होता है, प्राइवेटली असद उमर और मुराद अली शाह साहब की बड़ी अच्छा जो है वो जी उनकी राउंड का राब्ता था। लेकिन अलमिया ये है कि आप मीडिया कंजम्पशन के लिए वो एक गलत बात क्यों फैलाते हैं। अभी जरा इसमें एक बहस है कि पीटीआई ने 14 सीटें जीती कौमी असेंबली की, आज अगर नीचे आती है तहरीक इंसाफ तो कितना नीचे आ सकती है? एट वर्स्ट भी अगर उनका आप लगा लें 4-5 सीटें तो लगता है फिर भी निकाल लेंगे। मैं आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन कराची, मैं मेरा मैका वहाँ है, तो मैं उधर से फीलर्स लेती रहती हूँ। वहाँ पीटीआई अभी भी काफी डोमिनेंट नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल पे तो है, वोटर तो है, उनके लोग भी हैं, लीडरशिप का क्राइसिस जरूर है, लेकिन वोटर तो मौजूद है, वोटर मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे तो चीजें जाके वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। जी जी, और वो पता है अब इस तरह के वोटर्स भी वहाँ हैं जो गवर्नेंस को इग्नोर करके, मैंने जनवरी 2023 में मैंने बड़ा लंबा चौड़ा मैंने विजिट किया था, घूम फिर के मैंने लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ लोगों की ये राय थी कि भाई हमने बल्दियाती में तो हमने जमात, यानी कि वो लोग जो कहते थे हमने बल्दियाती में तो जमात इस्लामी को वोट दिया है, लेकिन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में हम पीटीआई को ही वोट देंगे। जी जी, तो ये कहते थे। नौजवानों में पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा है। हमें खुर्रम शेर जमान साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। खुर्रम शेर जमान साहब ये बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है कराची को लेकर? 2018 के इंतखाबात में आपने कौमी असेंबली की 14 नशिस्तें जीती 21 में से, और सूबाई असेंबली की आपने 21 नशिस्तें जीती थी 44 में से। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? रियलिस्टिकली आपकी पार्टी कितनी सीटें लेने की पोजीशन में है, कौमी असेंबली की भी और सूबाई असेंबली की भी? अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ कि आवाज़ टूट गई थी, जरा प्लीज आप सवाल वापस कर दें, शुक्रिया। 2018 के मुकाबले में आज तहरीक इंसाफ कराची में कहाँ खड़ी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर? कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की आज आप कितनी नशिस्तें जीत सकते हैं रियलिस्टिकली? मुझे एक रियलिस्टिक अपना बताएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मिनिमम सीट्स। अच्छा देखिए, रियलिस्टिक अप्रोच तो मेरी उस तरीके से होगी जो मैं ग्राउंड के ऊपर इस वक्त रिस्पांस देख रहा हूँ। तो जो ग्राउंड पे मुझे रिस्पांस नजर आ रहा है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमने 14 सीटें 2018 में ली थी तो मुझे समझ में आ रहा है कि अंदाजन 3 से 4 सीटें हम उसमें ऊपर ले जाएंगे। सो लेट्स से अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 17 या 18 सीटें मैं समझता हूँ कि हम इस दफा कराची के अंदर ले लेंगे। ये मैं आपको नेशनल असेंबली की बात बता रहा हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने वो वर्ड रियलिस्टिक पे बड़ा जोर दे के मैंने कहा था जरा। जी तो चलिए ठीक है, ये बात आपसे वापस कर लेंगे, 9 तारीख को इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे ख्याल से सर्वेज आपने कराए हुए हैं या बाकी सर्वेज आपने देखे हैं तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो पूरे पाकिस्तान में 70% से ऊपर है।
कराची के हालात भी ऐसे ही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अजीब अजीब किस्म के हमें जो है वो इंतखाबी निशान दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं NA 241 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जो कि डिफेंस क्लिफ्टन सदर वगैरह का इलाका, ढोल का निशान दिया गया है, लेकिन ढोल हम बड़े जबरदस्त तरीके से बजा रहे हैं। किसी को बैनर का निशान मिला है, किसी को कुर्सी का मिला है। तो जो नीचा दिखाना चाह रहा है और जो बेइज्जती करना चाह रहा है, वो शायद जानता नहीं है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। लोग जो हैं वो खुद मालूमात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो इंतखाबी निशान है वो क्या है। मैं आपको बताऊं कि जो आपके कराची के अंदर इवन जो आपके रूरल एरियाज हैं, जो कॉलोनीज हैं, जो गरीब तबका है, वहां पे मैंने देखा है कि आवाम की ज्यादा दिलचस्पी है। वेरे जो अर्बन एरियाज हैं वहां भी लोगों से रिस्पॉन्स जो है बेहतर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे साहब ये बताएं कि इतना हैवी मैंडेट लेने के बाद आपने कराची को दिया क्या पिछले अपनी हुकूमत के दौरान? मुझे 2-4 चीजें गिनवा दें जरा, आपने कराची के लिए किया क्या कि आपकी हुकूमत अगर कराची से 14 सीटें अगर ना आती तो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट ही नहीं बननी थी आपकी? जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब मैं लास्ट शो में आप ही के चैनल के ऊपर बैठा था तो उसमें आप ही शायद बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे और बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने जिस तरह कराची शहर के लिए K4 का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिस तरह यहाँ पे 5 टेंडर्स दिए। सॉरी, मुझे नहीं याद पड़ रहा, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी नहीं, आपको याद नहीं पड़ेगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा तब्दील हो गया ना, तो इतने टाइम मुझे याद नहीं है। कमजोर। हाँ, चलिए आप बता दें कौन सा वाला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची की तारीख में इमरान खान साहब ने, ऑल्दो आप ये याद रखें कि जो जिम्मेदारी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन फिर भी नेशनल जो है गवर्नमेंट हमारी थी नेशनल असेंबली में, उसके बावजूद कराची को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए गए। K4 का प्रोजेक्ट दिया गया, यहाँ पे ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट PMLN का इनकम्प्लीट था उसको मुकम्मल किया। K4 तो 2002 से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, वो तो कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मुझे जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे और आप मुझे बोले जनाब, बोले, आजकल आप हद से नाराज हैं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। कोई सुपरमैन भी आ जाएगा तो वो आपको राजी नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कराची के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई काम किया, जो डिलीवर किया, उसी की वजह से आपको नजर आएगा कि इस इलेक्शन के अंदर भी कराची शहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होगा। मैंने आपको बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा निशान ले लिया गया है या दूसरा निशान दिया है। आप ये देखें कि आवाम इस वक्त सड़कों पे, घरों में, मोहल्लों में कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, PDM, ये तो एक PDM की जमात है पूरी, जिसमें MQM भी आती है, जिसमें PMLN भी आती है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आती है। इन तीनों को मिलाने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ कराची से ज्यादा वोट हासिल करेगी। जो सीटें हमने जीती थी उन सीट्स को हम रिटेन करेंगे और डेफिनेटली 3-4 सीटें की गई थी जहां पे रैंकिंग हुई थी, उसको हम वापस जो है सीटों को हासिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एक प्लान C भी जो है वो बना लिया गया है, जो कि 8 तारीख को वो अनाउंस किया जाएगा। और आज मैंने ये सुना था कि बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो यंगस्टर्स हैं और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनको वोट दें और उनका साथ दें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू बिलावल साहब को भी पैगाम देना चाहूंगा कि बिल्ली को ख्वाब में जो छीछड़े नजर आते हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि क्या आप लोगों ने जुल्म जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर किया था जब आप PDM के हिस्सा थे। और आज अगर आप ये कहें कि जुल्म सारे PMLN के थे तो ये किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन के दिन बिल्कुल शहज़ाद साहब जरा ये बताइए, आप अभी बात कर रहे हैं बहुत बड़े पैकेजेस अनाउंस हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आई रिमेंबर 162 बिलियन का स्टार्ट होते होते फिर 1.1 ट्रिलियन का पैकेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त इमरान खान साहब ने 2020 में जो दिया था। बट इसमें से कौन से प्रोजेक्ट्स जो जिसमें नॉर्दर्न बाईपास था, 500 बसेस थी, K4 का प्रोजेक्ट था, RO प्लांट से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाए तकमील तक, कल्मिनेशन पॉइंट तक जो है वो पहुंचा? आपका वोट बेशक जो है वो वोट एक अपनी जगह में काम की बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे उस पर बता दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी तो कुछ वक्त के बाद आपको याद हो कि शायद कोविड आ गया था। कोविड में किस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रीज को चलाया, किस तरह इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया, किस तरह एम्प्लॉयमेंट का जो पैकेज मुख्तस किया गया था, कोविड चला गया ना 2021 में, चला गया था ना 2021 में, तो कोविड चला गया था ना 2023 तक, 2022 तक आपकी गवर्नमेंट थी, 22 तक आपकी गवर्नमेंट थी, उसमें से मैं पूछ रही हूँ कौन सा कल्मिनेशन तक पहुंचा? आपको शायद याद हो कि जब कराची में बारिश होती थी, वो जो अल्लाह की रहमत थी वो ज़हमत में तब्दील हो जाती थी। कराची के जो 4 सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स थे, मुझे वो याद है कि अली जैदी साहब जो है खड़े होके कचरा जो है वो निकलवा रहे थे उसमें से जो आपके ये नाले हैं, लेकिन उसके बावजूद वही हाल हुआ था। वो ऑप्टिक्स के लिए तो चीजें चलती थी लेकिन अमलन कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था जी मैं करके दिखाऊंगा, नेवर हैपेंड। सो आई एम जस्ट आस्किंग, कराची पैकेज जो था उसमें से कौन सा कल्मिनेशन तक पहुंची चीज?
जी देखिए जी, मैंने आपको बताया कि जो 4 स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स है कराची की, उनकी मुकम्मल तौर पे सफाई कराई गई। वहां पे जो है जो इंक्रोचमेंट्स थी उनको वापस जो है उनको कॉम्पनसेट किया गया, उसके एतराफ में सड़कें बनाई गई। मैं कराची पैकेज की बात कर रही हूँ खुर्रम साहब, आप जवाब शायद नहीं देना चाह रहे। मेरे ख्याल से आप सुनना नहीं चाह रही क्योंकि आप मुझे नहीं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो 1.1 ट्रिलियन वाली बात कर रही हूँ, उस पे आपने जो चीजें बताई थी मैं उससे पूछ रही हूँ। लेकिन अगर आप दूसरे पे जाना चाहते हैं तो फेयर इनफ, प्लीज गो अहेड। अगर आप इस मिशन जी बोलिए बोलिए, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाने देना ही नहीं दिया तो मैं तो आपको नहीं कर सकता ना। मैं आपके सर आप बोले आप मुझे म्यूट कर दें या मुझे जवाब देने दें। नहीं बिल्कुल म्यूट नहीं करें, आप बोले सर। जी तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो पिछले कोई 3-4 साल से जो आपका एक प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन का रुका हुआ था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको कंप्लीट कराया, क्योंकि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, वो ग्रीन लाइन बसेस कभी भी आई नहीं थी, मुकम्मल कराया गया। कराची शहर के पास पीने के पानी का मसला हमेशा से रहता था और पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पैसे ज़ाया कर रही थी डिजाइन के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने K4 की जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया और वो मुकम्मल होने की तरफ वो जा रहा है। यहाँ पे कराची शहर में आग लग जाती थी, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर जल के राख हो जाते थे, यहाँ पे आग बुझाने की गाड़ियां नहीं होती थी। मेरे ख्याल से 55 से 60 जो है यहाँ पे फायर टेंडर्स जो है वो दिए गए। इसके अलावा कराची के अंदर जो 3 सबसे बड़ी शाहराएं थी उनको मुकम्मल कराया गया, उसकी रोड कारपेटिंग कराई गई, जिससे कराची के लोगों को जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लोगों का ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो कम हुआ। इसके साथ साथ आपको याद हो कि जिस वक्त कोविड आया हुआ था उस वक्त जो है कराची की इंडस्ट्रीज को, कराची के रेजिडेंशियल एरियाज को, कराची की कमर्शियल कंज्यूमर्स को जो है बिजली के बिल जो है वो माफ किए गए थे, क्योंकि कोविड के दौरान जो थी वो बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, उसको आप ना भूलें। जिस तरीके से कोविड के दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाया, कारोबार को बढ़ाया, इंडस्ट्रीज यहाँ पे चली, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सारी काविशें थी जिसको जो है मुकम्मल किया गया। उसके साथ साथ आप ये देखें कि आप ये देखें कि उस वक्त आपके हालात क्या चल रहे थे मुल्क के। आपका डॉलर कहाँ पे था उस वक्त? डॉलर इस जगह पे नहीं था जहां पे आज खड़ा हुआ है। कराची के अंदर आज लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एडिशनल बिजली कराची को दी थी, जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उसने कराची से वो बिजली जो है वो वापस ले ली। सही है, ये बहुत सारे काम है। खुर्रम साहब, मुजम्मिल सुरवरी साहब आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी मुजम्मिल साहब। खुर्रम साहब, 2018 के इंतखाबात के बाद कराची में फैसल वाडा साहब की सीट पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, आप हार गए। फिर इमरान खान साहब ने जब 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा तो कराची आप हार गए। फिर इमरान खान साहब ख़ुद कराची से सीट हार गए। फैसल वाडा साहब की जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो आपकी मरकज़ी हुकूमत मौजूद थी, आपकी हुकूमत मौजूद थी। इसी तरह फिर बल्दियाती में आपने इलेक्शन लड़ा जमात इस्लामी के मुकाबले पे, हर सीट पे आपका बंदा जमात इस्लामी के मुकाबले पे, पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे मौजूद था, लेकिन आप हार गए। और फिर जब आप जो सीटें आपकी लोग जीते भी वो आपके साथ नहीं खड़े रहे। तो एक बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है 2018 के बाद इंतखाबी तौर पे कराची में PTI की। अगर हम देखें कि 18 का तो बूम नज़र आता है, लेकिन उसके बाद तो हार का एक तसलसल नज़र आता है कराची में आपका। तो आप जो कह रहे हैं और जो हार का तसलसल है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। अच्छा सर, मेरी गुजारिश है कि आप मुझे बताएं कि जिस वक्त आप कराची के अंदर बता रहे हैं कि हम 2 इलेक्शन हारे, तो उस वक्त बाकी पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन हो रहे थे वो हम क्यों जीत रहे थे? आप अभी हम कराची की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इलेक्शंस को जो है मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह। अभी हम कराची की बात कर रहे हैं कि आप कराची में हार रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। देखें, अभी इस वक्त बात ये हो रही है कि जो 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी हुई है। वो तो जब आपके इलेक्शन होंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी सीट्स हम जीते हैं हम उसको रिटेन करेंगे और हम एडिशनल कम से कम 4 सीटें नेशनल असेंबली की कराची से हम आपको जीत के दिखाएंगे। आप सर्विस करा लें। देखें, अवाम कराची की ये नहीं देखती है कि उसकी गटर बन गई है, नालियां हो गई। इस वक्त कराची के हालात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले अपनी 15 साल की हुकूमत में तबाही की है, उससे तो हुकूमत अवाम सवाल करेगी ना। जब हमारी हुकूमत थी तो आवाम को रिलीफ मिल रहा था, बिजली में भी रिलीफ मिल रहा था, उसको पेट्रोल में भी रिलीफ मिल रहा था, उसको गैस भी यहाँ पे कराची शहर के अंदर मिल रही थी। उस वक्त डॉलर भी कम था। पाकिस्तान के अंदर कराची की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बूम कर रही थी। कराची का स्टॉक एक्सचेंज जो था वो भी ऊंचाई की तरफ था।
लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है तो कराची तो हब है ना इंडस्ट्रीज का, ठीक है, कराची तो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, तो आपने उसका फर्क महसूस नहीं किया। तो आज कराची के लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को याद कर रहे हैं कि वो हुकूमत कहाँ चली गई, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का खुशहाली तो कराची जो था वो रोशनियों का शहर होता था। खुर्रम साहब, ये अर्ज़ है बसद एहतराम के आप जितनी बातें अभी आप बता रहे हैं, हमें गिनवा रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट करने से पहले की वाली बात की थी और मुझसे ही मुखातिब थे समर, तो मैंने ये जवाब में उनको कहा था कि बिल्कुल आपका जो एक वोट है, जो आपके वोटर्स हैं, वो उनमें एक गुस्सा भी है, सच्ची बात है, और उसमें वो वोट कर रहे हैं आपको और वो देख रहे हैं कि आपके साथ आपका सिंबल ले लिया है, उसके बावजूद आपके वोटर्स जो हैं वो और ज़्यादा, जैसे कहते हैं, डिटर्मिन्ड हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये अफसोस हुआ कि आपने जब स्टार्ट की है ये ट्रांसमिशन तो आपने एक बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन दिया एज इफ यू नो कोई आपके खिलाफ कोई हम लोग सारे कोई खुदा ना खास्ता पिच हुए हुए। पीपल्स पार्टी वाला सेगमेंट देखें वो ज्यादा हार्श था। जी, तो हमने इसी तरह के सवालात हमने सबसे किए हैं, तो ये इसलिए प्लीज आप इस तरह का एक इंप्रेशन, ठीक है आपके खिलाफ जो चीजें हो रही हैं हम इसी ट्रांसमिशन पे बैठ के उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और यहीं पर बैठ के हमने बात ही यहाँ से स्टार्ट की है कि भाई आपको तो वर्चुअल जलसे की इजाजत नहीं है या वहां पर भी आप नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्लीज मैं इसमें आपको आई वुड स्ट्रांगली डिफर विद यू। दूसरा ये प्लीज मैं आपसे ये बात जरूर करना चाहती हूँ कि आप जितने आपके वोटर्स हैं वो एक जैसे कहते हैं ना एक जज्बात में आपको जरूर वोट देना चाहते हैं, बट प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम रहा और जो अगर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जिस वजह से आप वो मंसूबे नहीं कर पाए, अगर वो आप दोबारा देंगे तो आई एम श्योर कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी एक आपके लिए एक वोट होगा 2024 का भी, जैसे 2018 का था, फिर वो कहते हैं ना वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। मोहतरमा देखें, गुजारिश ये है कि जो हमारे फिगर्स थे, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे बढ़ी या पाकिस्तान ने जिस तरह तरक्की करी, वो फिगर्स तो सारे हुकूमत पाकिस्तान देती है ना, वो यहाँ पर बैठ के खुर्रम शेर जमान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाए। पाकिस्तान की तारीख में जितनी तरक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई, वो आज से पहले बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर साहब, ट्रांसमिशन खत्म हो गया है, टाइम होता मजीद बात भी करते, बहुत शुक्रिया आप सबका आपने ज्वाइन किया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।